हेलो एवरीवन, हमारी हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका स्वागत है। यह है तीसरा भाग। इसमें हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कुल 45 क्वेश्चन होंगे, अर्थात 45 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आगे कर देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई भी नहीं। तो आप इसमें चुन के बताइए कौन सा सही है। तो चलिए हम खुद सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक कांस्य युगीन संस्कृति, ये पहला, इसमें पहले भाग में सही है। इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे, ये गलत है, क्योंकि कांसे के औजार ज़्यादातर इस संस्कृति में आकृतियाँ बनाने के लिए होती थी, न कि हथियार बनाने के लिए। इसमें ज़्यादातर निर्माण संस्कृत संस्कृति के लोग खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने के लिए कांसे का उपयोग करते थे, हथियार बनाने के लिए नहीं। इसलिए ये भाग गलत हो गया, ये भाग सही है केवल, मतलब पार्शियली सही है, पूर्ण तो सही नहीं है। दूसरा भाग देखा जाए तो लोथल हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह नगर था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो औजार लोग पत्थर के बनाया करते थे, न कि कांसे के। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमको इसमें चूज करना है असत्य। पहला देखते हैं, इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है, इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। तीसरा है, मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती के कपड़े के अवशेष मिले हैं। चौथा है, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है। अब कौन सा असत्य है, तो हमको असत्य चुनना है। तो देखें, तो इस काल में नहरों से सिंचाई की जाती थी, ये गलत है। बाकी सब सही है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, तो बिल्कुल सही है, हल का प्रयोग किया जाता था। और दूसरा कथन देखा जाए तो इसमें नहरों से सिंचाई की जाती थी, ये गलत है, नालों से की जाती थी। बड़े बड़े तालाबों के द्वारा नालों से की जाती, मतलब इतना बड़ा तालाब है तो यहाँ से जल निकाल के ऐसे सिंचाई की जाती, नालों के थ्रू, न कि नहरों के थ्रू। तो दूसरा गलत है, बी। तीसरा देख लेते हैं कैसे सही है। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती के कपड़े के अवशेष मिले हैं, तो सही है, अवशेष मिले हुए हैं। अगर तीसरा देखा जाए, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्र में और उससे समकालीन सभ्यताओं में पक्की ईंटों का नहीं, धूप में सुखाए हुए ईंटों का उपयोग किया जाता था। लेकिन हड़प्पा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, इसलिए उन संस्कृतियों से हड़प्पा संस्कृति अलग थी। तो डी भी सही है, इसलिए हम इसका सही आंसर चूज करें तो 20 का सही आंसर, क्योंकि गलत है, नालों के द्वारा होता था, नहरों के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति, इसका क्षेत्रफल समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति से बड़ा था। ये आप बताइए, क्योंकि हमने पहले सीरीज में देख लिया था इसका क्षेत्रफल किससे बड़ा है, किससे छोटा है। दूसरा कथन है, सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। हमको इसमें चूज करना था सत्य। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो आप सोच करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो हमने पढ़ा था कि हड़प्पा संस्कृति जो है अपने समकालीन अर्थात मिस्र मेसोपोटामिया की संस्कृति से बड़ा है, तो ये तो सही है। हमने पिछले वाले फिगर में भी देखा था, डिस्कस भी किया था इस पर। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर है, तो बिल्कुल सही है। सुरकोटदा हो गया, सुरकोटदा और सुतकोटदा, कागेडोरा, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है। कागेडोरा और सुतकोटदा, ये दो नगर हो गया। तीसरा है, ये सारे दोनों संस्कृत नगर जो थे, नगर समुद्र तटीय थे। तीसरा, इस संस्कृत के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ये भी बिल्कुल सही है, जो पाकिस्तान में पड़ते थे, इसलिए से सभी सही थे। तो इसका है डी, आप यहाँ पे डी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति काल में शुरू हो गया था। आप इसमें बताइए कौन सा सही है। उम्मीद है आपने चूज कर लिया होगा, सत्य हमें पूछा है इसमें, तो इसमें सही है सी, दोनों सही है। क्योंकि हमने पिछले वाले में देखा था, जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ साथ कुछ चीज़ें रखी जाती थी। इससे पता चलता था कुछ लोग शासक हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। और इसके साथ साथ शासक लोग जो थे वो दो नगरों में रहते थे, एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। अर्थात जो ऊपरी क्षेत्र में रहते थे, किलेबंद क्षेत्रों में, वो लोग अमीर थे, और जो लोग सामान्य जगह पर रहते थे वो गरीब थे। इससे भी पता चलता था कि वर्ग व्यवस्था वहाँ पर काम करती थी। लिंग पूजा का व्यवस्था हम वहाँ देखते हैं, क्योंकि वो लोग प्रकृति का पूजा करते थे। तो दूसरा भी सही है, इसका सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमें चुनना है असत्य। असत्य कौन सा है। इस काल में लोग चावल का उत्पादन करते थे, तो बिल्कुल सही है, लोग चावल का उत्पादन करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आप बताइए, हड़प्पा संस्कृति में मंदिर निर्माण की कहीं बात की गई है या नहीं की गई है। इसको हम पेंडिंग डालते हैं। अगला देखते हैं, इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे मृद भांड को चिकने और चमकीले बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी।
तो ये भी सही है, इसका बी आंसर गलत है। हमें गलत पूछा था, इसमें बी गलत है क्योंकि मंदिर निर्माण की व्यवस्था कहीं नहीं इसमें दी है, डिस्कस ही नहीं किया गया है और इसलिए ये गलत है। और मिस्र मेसोपोटामिया में मंदिर की व्यवस्था थी लेकिन हड़प्पा काल में मंदिर की व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत में मेलुहा नाम से जाना जाता है? किस संस्कृत को मेलुहा नाम से जाना जाता है? इसको हमने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, तो आप सभी ज़्यादातर लोगों ने गलत बताया था, कुछ लोगों ने सही भी बताया था। तो मेलुहा नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता से था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिलता है। तो आप बताइए हड़प्पा में मिलता है या फिर मोहनजोदड़ो में? दूसरा, इसमें सही पूछा हुआ है तो आप चूज करके बताइए कौन सा सही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलता है, ठीक। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो में था, न कि हड़प्पा में। हड़प्पा में नहीं था, ये मोहनजोदड़ो में था, तो दूसरा गलत हो गया। पहला सही है, इसलिए एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें आपको असत्य चुनना है। यह संस्कृत मात्र सत्तात्मक नहीं थी। हड़प्पा संस्कृत जो थी मात्र सत्तात्मक नहीं थी, पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन ये कह रहा है, इस संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर था, यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं। आपने हड़प्पा संस्कृत मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी तो फिर वहाँ से समझ रहे होंगे। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ फिगरिन कहलाती थी। इस संस्कृत में सोना चांदी का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता था। इनमें से कौन सा असत्य है? तो आप इसमें से समझ रहे होंगे कि इसका ये जो संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हुए हैं जहाँ से हम पाते हैं कि ये मात्र सत्तात्मक थी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आग में पके यहाँ पे मिले मूर्ति अंकित मोहरों पे बहुत सारे ऐसे चित्र थे जहाँ पे मात्र सत्तात्मक होने का साक्ष्य मिलता है, इसलिए पहला गलत है। इसका सही आंसर होगा ए। इसमें ए में दिया हुआ था विकल्प नहीं है यहाँ पे, इसलिए ए में दिया हुआ था केवल एक, तो वही सही होगा क्योंकि यहाँ पे पहला कथन गलत है जो कह रहा है मात्र सत्तात्मक नहीं थी। बाकी सारे कथन सही हैं। इस मूर्ति में पशु एक सिंग वाला पशु जो था यूनिकॉर्न, वो सबसे महत्वपूर्ण था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकलाएँ जो थीं वो फिंगरिंग कहलाती थी। इस काल में इस संस्कृत में सोना चांदी आभूषण बनाने में उपयोग होता था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लोग पीतल का और क्या बोलते हैं लोहे का, पीतल और लोहे का उपयोग शुद्ध रूप से नहीं करते थे। लोहे का बिल्कुल भी नहीं करते थे, पीतल का करते थे लेकिन शुद्ध रूप में नहीं करते थे, इसलिए ये दो कथन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। पहला कथन है, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी में विकसित हुई। इनमें से कौन सा सही है आप चुन के बताइए। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंध और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। मिस्र सभ्यता जो थी नील नदी के किनारे हुई थी, तो ये भी सही है। दजला फरात नदी के नाम से जानते हैं नील नदी को, तो ये बिल्कुल सही है। सॉरी, नील नदी को दजला फरात के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होगा नील नदी, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी, जिसको आइसिस की देवी के नाम से जानते थे। आइसिस की देवी, हमने गलती से दजला फरात बोल दिया था। आइसिस की देवी के नाम से जाना जाता था नील नदी को मिस्र में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी मिस्र सभ्यता के लिए, इसलिए दूसरा कथन सही है। तीसरा देखा जाए तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा डी। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो मिस्र सभ्यता थी नील नदी के किनारे बसी थी, उसको कहते थे हम आइसिस की देवी। आइसिस की देवी माना जाता था क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, तो डी आंसर उसका सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही चुनना है। पहला देखते हैं, इस संस्कृत में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। हड़प्पा उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, एक पूर्व हड़प्पा, एक मध्य हड़प्पा, एक उत्तर हड़प्पा। तो ये कह रहा है उत्तर हड़प्पा में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। इस संस्कृत में, दूसरा कथन है, इस संस्कृत में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। तो बिल्कुल सही है, दोनों आपने उत्तर चूज कर लिया होगा, तो दोनों सही है। इसका सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि एक रूपता समाप्त हो गई थी और पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग होता था, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत में संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु के आधार पर किया था? वस्तुओं की विशिष्ट शैली के आधार पर, पहला कथन। दूसरा, विशेष भौगोलिक क्षेत्र के संबंध के आधार पर, विशेष कालखंड से संबंध होने के आधार पर। तो इसमें सही आंसर कौन सा है आप चूज करके बताइए। तो चलिए हम देखते हैं। इसकी विशिष्ट शैली के आधार पर भी इसको एक संस्कृत के शब्द प्रयोग किया जाता था, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में भी, विशेष कालखंड के संबंध में भी। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल के
निर्धारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तिथि सामान्यतः पुरातत्वविदों सहमत है उसको लेकर के। इसको देखा जाए तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ये करेक्ट है। और इसको कुछ लोग विस्तृत करके हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा मध्य और हड़प्पा पश्चात मतलब उत्तर हड़प्पा काल में विभाजित करते हैं 3 भागों में, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी सहमत है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था। पहला कथन है थार रेगिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र। दूसरा कथन है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। तीसरा कथन है जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल। चौथा कथन सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। अब बताइए चोलिस्तान शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। उम्मीद है आपने चूज कर लिया होगा आंसर सही। तो हम देखते हैं थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र, पूर्वी दक्षिणी पाकिस्तान क्षेत्र को हम कहते थे चोलिस्तान, और भारत के हिसाब से देखा जाए उत्तर पश्चिम थार रेगिस्तान वाले क्षेत्र को कहते थे पाकिस्तानी चोलिस्तान क्षेत्र, चोलिस्तान कहते थे। पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी थार रेगिस्तान वाले क्षेत्र को चोलिस्तान कहते थे। तो बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर पालते थे। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो इनमें देखा जाए तो सही होगा सी, क्योंकि हड़प्पाई संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात से मिले थे, लोथल से, तो करेक्ट है। चावल के दाने भी यहीं से मिले थे, तो ये कथन करेक्ट है पहला। दूसरा, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर पालते थे। इसका साक्ष्य कैसे पता चला है कि इनके हड्डियां मिली थे, जिसके आधार पर माना जाता है कि इनका पालन किया जाता था, इनको पाला जाता था। लेकिन वर्तमान में भी अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि बड़े जानवरों को भी उपयोग किया जाता था। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि उनका मतलब बछड़ भी किया था, उनको खाते भी थे भी लोग, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनको पालतू बनाए थे। इस चीज़ को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी है। फिलहाल यहाँ पे लोग पालते थे, इससे ज़्यादातर लोग सहमत है, इसलिए दोनों कथन हम सही मानेंगे। सी इसका सही आंसर है। अगला कथन क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेती के जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा है, लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। तीसरा कथन है, पुरातत्वविदों को कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से चूज करना सही कौन सा है। तो इसमें देखा जाए तो लोथल से हल जुते हुए हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए, ये कथन गलत है, क्योंकि ये प्राप्त होते बनवाली से, न कि लोथल से। लोथल से नहीं प्राप्त होते, बनवाली से प्राप्त होते, जो कि हिसार में है बनवाली, वहाँ से प्राप्त होते। दूसरा क्वेश्चन गलत है, कथन गलत है, तो बी और डी कट गया। तीसरा देखा जाए, पुरातत्वविदों को कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा सही है, पहला भी सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है। तो आप बताइए इनमें से किसका है। खेतड़ी, कालीबंगा, लोथल और बनवाली, इनमें से किसका ये सूचक है। तो खेतड़ी का है, जो कि राजस्थान में खेतड़ी इसका सूचक है। जोधपुरा संस्कृत, आप यहाँ जोधपुर से भी अंदाजा लगा सकते हैं जोधपुरा कहाँ हो सका है। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत खेतड़ी से संबंधित है, इसलिए बी ए आंसर करेक्ट है इसका, ए सही आंसर है। खेतड़ी राजस्थान, और अन्य यहाँ पे देख लीजिए, लोथल गुजरात में, बनवाली हिसार में है, और कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा चूड़ियाँ थी, काली काली चूड़ियाँ थी, जिसके आधार पर इसका नाम कालीबंगा रखा गया था। इसमें देखते हैं, मिलान करना है, हड़प्पाई स्थल है और कच्चा माल, वहाँ से प्राप्त कच्चा माल है। तो आप देख के यहाँ पे बताइए कौन सा सही है मिलान, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको लेकर के। तो इसमें है, अगर हम देखें तो पहला आप अगर सोर्तु घरई जो कि अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है जहाँ से लाजवर्द लाया जाता था। अब बी का डी, अब देख लीजिए बी का 4 का किस में है, तो बी का 4 केवल एक में है, ए इसका करेक्ट है। आप यहाँ सोर्तु घरई और लाजवर्द दोनों के लास्ट मात्रा से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमेशा याद रहेगा। तो इसका सही आंसर ए है, सोर्तु घरई, जो कि अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है जहाँ से लाजवर्द निकाला जाता था। आज भी पाकिस्तान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में भी निकाला जाता है, जिससे बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ दिया गया है लाजवर्द के चक्कर में। तो आज भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसलिए सोर्तु घरई लाजवर्द के लिए बी का देखा जाए तो 4 लाजवर्द। और इसका नागेश्वर बालाकोट से देखा था, इस शंख के लिए प्रसिद्ध था नागेश्वर और बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान के क्षेत्र में है, नागेश्वर हमारे क्षेत्र में है इंडिया के। तो ये हो गया ए का 3। लोथल, तो लोथल तो आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध था, कार्निलियन के लिए प्रसिद्ध था लोथल। दक्षिणी राजस्थान सेलखड़ी के लिए, ये तो आज भी है। तो इसका सही आंसर ए है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, खास करके इसको जरूर रखिएगा, सोर्तु घरई और लाजवर्द।
क्योंकि दोनों की मात्रा लगभग लास्ट में सेम है, इसलिए आपको याद रखना बहुत आसान होगा। कोई भी और अन्य ऐसे कच्चा माल और स्थल नहीं मिलेंगे जिसमें लास्ट में दोनों मात्रा एक तरह हो। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। दूसरा कथन है, इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण था। विशाल स्नानागार उपयुक्त में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से संबंधित है? इन सब सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से संबंधित है? आप बस केवल 3 देखिए। विशाल स्नानागार, तुरंत आपको दिमाग में आएगा डी, मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार मिले थे, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, सारे आंसर कर जाते हैं। विशाल स्नानागार को ध्यान में रखिए, तो डी इसका आंसर सही है। आप यहाँ पे अन्य विशेषताएं भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने पिछली बार डिस्कस किया था छोटे नगर और बड़े नगर के बीच की विशेषताएं, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए फिलहाल एक बार और बता देते हैं। जो यहाँ पे पहला कथन दे रहा है छोटा लेकिन ऊंचाई पर, ये उच्च वर्ग का था, किलाबंद था। लेकिन जो दूसरा था ये निम्न वर्ग व्यापारियों के लिए था, जो कि सामान्य लोग थे। ये बड़ा क्षेत्र था और ये चबूतरे पर नहीं था। तो ये सारी विशेषताएं थी जो कि समाज में असमानता को व्यक्त करती हैं। अगर क्वेश्चन में आएगी हड़प्पा सभ्यता में असमानता को व्यक्त करने वाले कौन कौन से तथ्य हैं, तो आप इन सब का जिक्र कर सकते हैं कि उनका जो अंतिम संस्कार किया तो वहाँ से कुछ विशेषताएं मिलती थी समाज में। ये ऊपरी किला और निचली किला, इससे भी पता चलती थी। तो ये सारी विशेषताओं को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया जाता था। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवनों के आंतरिक भागों आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? क्या केवल एक सही है? बी 1, 2 दोनों सही हैं। सी केवल 3 सही है। डी केवल 2 और 3 सही हैं। आप बताइए क्या सीधा अवलोकन किया जाता था मुख्य द्वार से? बिल्कुल नहीं किया जाता था। वो लोग प्राइवेसी को बहुत ध्यान में रखते थे, मॉडर्न थे एकदम बिल्कुल आज की तरह से, इसलिए 3 को काटेंगे आप तो सी और डी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी 1 और 2। मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो था आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ये लोग प्राइवेसी को ज़्यादा मायने रखते थे, बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। तो इनका जो घर था आप मुख्य दरवाजे द्वार से घर के अंदर नहीं देख सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा असत्य है? हमें चूज करना है। सावधान में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था, पहला कथन है। दूसरा है हड़प्पा स्थलों से मिले सावधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं। हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया था, इसलिए बी सही है इसका। आप पहले ध्यान रखिए। सावधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पा वासी परलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। हड़प्पा वासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। तो इसमें हमें असत्य देखा जाए तो वो लोग सही, परलौकिक बिल्कुल सही है कि वो लोग जीवन में विश्वास करते थे। इसलिए ताबीज़ के भी साक्ष्य मिले हुए हैं जो कि इनका व्यक्त कर रहे हैं कि परलौकिक जीवन में ये लोग विश्वास करते थे। थोड़े से डरते भी थे, मतलब काला जादू के प्रति ये लोग थोड़ा विश्वास रखते थे। लेकिन तीसरा जो है अधिक विश्वास रखते थे, बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे, ये गलत है। ये लोग बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे, जो कि मेसोपोटामिया और उसके अन्य समकालीन क्षेत्रों में दफनाए जाते थे। आप लोग द मम्मी मूवी देखे होंगे, वहाँ पे भी आभूषण के लिए क्या करते थे, उनका फिर से खोज निकलते थे। आप वो मूवी देख सकते हैं, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि वो लोग जो मिस्र की सभ्यता थी वहाँ पे बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास करते थे, लेकिन हड़प्पावासी बिल्कुल नहीं करते थे। इसलिए इसका आंसर सही डी है। फिलहाल ऐसे इस मूवियों के द्वारा भी इस मूवी को क्वेश्चन को किया जा सकता था, सामान्य जानकारी से पढ़ के भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायांस का संबंध निम्न में से किससे है? फायांस का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए फायांस का संबंध निम्न में से किससे है? मूर्ति निर्माण कला से है, बालू रंग चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रित से था, सावधान की तकनीक से था, मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। आप बताइए इनमें से किससे संबंधित फायांस? देखिए फायांस जो था एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि इसको बनाने में बहुत जटिलता आती थी, इसलिए इसको खास करके विलासिता की वस्तु माना जाता था। बालू रंग चिपचिपे पदार्थ से मिला के बनाया जाता था। बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप फायांस याद रखिएगा, इसका सही आंसर है बी। ये काफ़ी विलासिता की वस्तु थी, सभी लोग नहीं इसको रख सकते थे, काफ़ी महंगा था, बनाना बहुत जटिल था। तो अभी इस तरीके से फायांस को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चंदोहड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था। तीसरा कथन है सेलखड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप इसमें बताइए कौन सा सही है, सही कथन चूज करके बताइए। तो कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर था जिनका प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा हड़प्पाई स्थल चंदोहड़ो शिल्प उत्पादन से संबंधित था। याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने एक जगह जिक्र किया था, तो उसमें आया था चंदोहड़ो मनके बनाने का एक स्थल था, जो कि गलत था। चंदोहड़ो का संबंध मनके बनाने से नहीं है, शिल्प उत्पादन से संबंधित था।
तो ये भी सही है। आप पिछले क्वेश्चन को अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि ये सही है। सेलखड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था, तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? इनमें से कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने में सहायक हो रहे थे? प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं, मतलब कुछ बना के छोड़ दिया गया, कुछ बन रहा था लेकिन अधूरा ही छूट गया, वो कूड़ा करकट। तो ये दोनों विशेषताएं तो आप सामान्यतः समझ सकते हैं, किसी भी कारखाने में देखेंगे कुछ वस्तुएं पूरी बन चुकी होंगी, कुछ अधूरी पड़ी होंगी, जिससे यह पता चल सकता है कि ये कारखाना है। मतलब अर्थात शिल्प उत्पादन मतलब वहाँ पे कोई चीज़ें उत्पादन की जाती थी। अगर 3 और 4 के बेस पे देखा जाए तो ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, एक और सी और कर सकता है, 2 और हमने चूज कर लिया था 3 और 4, तो बी भी कर सकता है। इसके सीधे आंसर पे जा सकते हैं 2 ही के बेस पे, क्योंकि इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, बी में भी 3 नहीं है, 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो इसके आधार पे आप डी का आंसर चूज कर सकते हैं। बाकी ये दोनों नॉलेज 1 और 2 ना हो, 3 और 4 आपको अंदाजा लगा सकते हैं। कूड़ा करकट किसी भी उद्योग में पाए जाते हैं। अपूर्ण वस्तुएं, ये हर उद्योग की लगभग विशेषताएं होती हैं, कुछ वस्तुएं पूरी हो चुकी रहती हैं, कुछ अधूरी रहती हैं। ये दोनों विशेषताएं हर उत्पादन केंद्र की एक पहचान होती है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, थोड़े से नॉलेज के द्वारा, थोड़े से व्यक्तिगत नॉलेज और थोड़ी किताबी नॉलेज, दोनों के द्वारा इसको हल किया जा सकता था। तो आप फिर दोबारा याद रखिएगा, हो सकता हो अगली बार बदल दे सेंटेंस, इसकी जगह कुछ और दे दे, अपूर्ण और कूड़ा करकट की जगह। तो आप याद रखिए प्रस्तर पिंड और पूरे शंख या तांबा अयस्क, ये भी उसके अंदर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा जाता था? तो आप बताइए मगान किसे कहा जाता था? तो आप बताइए मगान का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया जो लेखों में पाया गया है मगान, इसका संबंध किससे है इनमें से? तो मगान को आप याद रखिए मगान, माँ गान, गान किस में है? आ का मतलब तो डी में है, ओमान से संबंधित है। आप याद रखिए मगान ओमान, लास्ट में आ और नौ दोनों आ रहा है, तो इसलिए ओमान मगान याद रखिएगा, ये चीज़ डी है। मगान का संबंध जो मेसोपोटामिया के लेखों में मिला हुआ है, तो मगान का संबंध ओमान से है। अब मिलुआ का संबंध किससे है? मिस्र सभ्यता से है या फिर सिंधु सभ्यता से? तो मिस्र सभ्यता से मिलुआ का संबंध है, मगान का संबंध ओमान से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के लेखों में दिलुमन, मगान, मेलुआ, लीजिए मेलुआ फिर आ गया, आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। मेलुआ से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्दी, मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मेलुआ से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्दी, मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मोर को हाजी पक्षी से वर्णित किया जाता था। चौथा है, मेसोपोटामिया को नाविकों का देश कहा जाता था। मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता था, याद रखिएगा आप, इसलिए चौथा गलत है। अगर 4 को काटते हैं आप तो डी और बी दोनों कट जाते हैं। अब हम देखें तो हाजी, मोर को हाजी पक्षी के नाम से वर्णित किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखा जाए तो मेलुआ से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्दी, लाजवर्दी मणि कहाँ से प्राप्त होता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मेलुआ जो प्राप्त थे विशेषताएं, वो विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के संबंध में विशेष जानकारी देता है, ये भी सही है। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलुमन, मगान, मेलुआ के विषय में आपसी, दिलुमन का संबंध याद रखिएगा आप लोग, फारस से संबंधित था, फारस की खाड़ी बहरीन से संबंधित था। फारस की खाड़ी में एक क्षेत्र है बहरीन, वहाँ से संबंधित है दिलुमन का। मगान तो अभी हमने देख लिया ओमान से संबंधित था। मेलुआ का संबंध सिंधु सभ्यता से था, सिंधु के क्षेत्रों से संबंधित था। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है, इसका सही आंसर सी है। सी को याद में रखिएगा आप लोग, और ये दोनों चीज़ें दिलुमन, मगान और मेलुआ याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हड़प्पा की जो लिपि है उसके संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? क्या यह वर्णमाला पर आधारित थी या चित्र पर आधारित थी? आप इसको बताइए। दूसरा विकल्प है दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इधर से ऐसे लिखी जाती थी। तीसरा है मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, एक पंक्ति संकेत चित्र बताता है, बना है। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? ये वर्णनात्मक नहीं चित्रात्मक थी, ए इसका सही आंसर है। आप याद रखिएगा ए सही करेक्ट आंसर है, क्योंकि वर्णमाला आधारित नहीं चित्र पर आधारित थी। आप इन सब में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चित्र यहाँ पे भी डिस्कस किया, चित्र यहाँ पे भी डिस्कस किया है, तो फिर यहाँ कैसे वर्णमाला हो सकती है? एक साथ 3 क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकते, तो इसलिए इसका सही आंसर है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों का निर्माण सामान्यतः चाट नामक पत्थर से होता था। अधिकांश ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। अगला है, इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी, ऊपरी मानदंड दशमलव पायडाली से होते थे। जैसे कि 2 धारी मतलब होता है 2 आधारी, इसका संबंध ये हुआ कि आप 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके आप 800 तक जा सकते हैं, तो इसको द्विधारी कहते हैं। और दशमलव पायडाली का मतलब हो गया
तो दशमलव तो आप जानते हैं, वही वाली पढ़ डाली जो हम गणित में यूज़ करते हैं, वो वाली पढ़ डाली होगी छोटे छोटे मानकों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि सभी सही हैं। बाटों का निर्माण समांतर चार्ट नामक पत्थर से होता था, बिल्कुल सही है। समांतर ये बाट निशान रहित घनाकार होते थे, ये भी सही है। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी, निचले मानदंड है, याद रखिएगा, पलट सकता है इसको, ऊपरी मानदंड में दशमलव पढ़ डाली। तो आप इन दोनों का बारीकियों को याद रखिएगा, ऊपरी मानदंड में दशमलव पढ़ डाली या निचले मानदंड में द्विधारी, ये भी सही है। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? व्यापार का पतन, सामूहिक जनसंहार, जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलना। सबसे ज़्यादा लोगों ने जलवायु परिवर्तन को स्वीकार किया है। इसका सही आंसर होगा सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृत पूजक के संकेत मिलते हैं, प्राकृत पूजा के संकेत मिलते हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थानों का निर्माण कराया था, क्या ये सही है? आप हमें बताइए। दूसरा सही है कि नहीं? जादू टोना पर भरोसा करते थे, हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, ये लोग जादू टोना विश्वास करते थे, इसलिए ताबीज वगैरह का उपयोग करते थे। आप इसमें देखें तो हमें मिलेगा सी, इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग विशाल पूजा स्थानों का निर्माण नहीं कराते थे, ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में होता था, न कि सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल भी नहीं होता था, तो इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? S.N. रॉय की है पुस्तक, आप याद रखिएगा। द स्टोरी S.N. रॉय, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ए करेक्ट आंसर है। आप इसको एक बार और बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रखिएगा S.N. रॉय, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मिलान से संबंधित। यहाँ पे कुछ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और उत्खननकर्ता का नाम, तो आप बताइए। तो चलिए इसमें मिलान करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं, पहला एकमात्र स्थान जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, तो ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा इसका सही आंसर है पहले का। दूसरा देखा जाए, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास 2 हिरण वाला पशुपति मुद्रा मातृ देवी का संबंध किससे था? तो ये था किससे? मोहनजोदड़ो से। कुओं के साथ बहुत से मकान, ये कालीबंगा से संबंधित था या लोथल से? तो कालीबंगा से संबंधित था। हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि बंदरगाह शहर चावल के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये लोथल से मिले थे। तो ऐसे में इसका बी आंसर करेक्ट होगा। तो एक बार और देख लीजिए, एकमात्र स्थान जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले तो सुरकोटदा। और दूसरा देखा जाए, हाथी, गैंडे, बाघ, भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास 2 हिरण वाला पशुपति मुद्रा तथा मातृ देवी, इसका संबंध मोहनजोदड़ो से था। तीसरा है कुओं के साथ बहुत से मकान, तो इसका संबंध है कालीबंगा। ये बंदरगाह शहर और चावल के अवशेष, आप इसी से भी अंदाजा लगा सकते, तो ये लोथल का था, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु सभ्यता के पुराशेषों में नहीं पाई जाती? तो हमने पहले ही इस बात पे डिस्कस कर लिया है, लोहा, पीतल नहीं पाई जाती। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पीतल का शुद्ध रूप से उपयोग नहीं करते थे लोग, अशुद्ध रूप में उपयोग करते थे। पीतल और पत्थर मिला करके ताम्रपाषाण, पाषाण को पत्थर कहते हैं, तो ताम्रपाषाण के रूप में करते हैं, मिश्रित रूप में, अशुद्ध रूप में करते थे पीतल का। लोहा का उपयोग नहीं करते थे, तो इसका आंसर सही होगा, नहीं पाई जाती थी। तो 1 और 2 बी में है, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सुरकोटदा और धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपरिष्कृत प्रवेश द्वार थे। बनावली में सड़कें न तो सीधी थी और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही हैं, सी इसका सही आंसर है। यहाँ याद रखिएगा, बनौली हरियाणा में है। यहाँ पे डिटेल कुछ दिए हुए हैं। धौलावीरा की अनूठी विशेषता 3 स्तरीय विभाजन थी, गढ़, मध्य और टाउन, ये अलग विशेषता थी इसका, जो कि गुजरात में धौलावीरा। यहाँ पे गढ़, मध्य और निचला टाउन 3 भागों में विभाजित रहता था। सबकी सभी 2 भागों में थी, लेकिन 3 भागों में था। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी विशेषताएँ थी, जो कि बाहरी दीवारों पर दोहरी किलाबंदी थी। यहाँ पे धौलावीरा जो क्षेत्र, अन्य में केवल सिंगल किलाबंदी थी, लेकिन दोहरी किलाबंदी थी। और कुछ अन्य विशेषताओं को यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मिस्र, मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाए जाते, ये तो सही है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यहाँ के विकसित व्यापार का पता चलता है, तो आप बताइए यहाँ मुद्रा चलता था कि नहीं? दूसरा है, लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुआ और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि मानी जाने लगी, मतलब अर्थात शंकर भगवान का पूजा होने लगा, तो ये सही है। सी डी देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति, मेढ़ मूर्ति के स्त्री के गर्भ से पौधा निकला
दिखाया गया है जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। हमने इसको भी पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, तो ये भी सही है। यहाँ से जो बी देखा जाए तो बी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सांकेतिक मुद्राओं से के विकास से व्यापार का पता चलता है, जो कि गलत है। यहाँ मुद्रा नहीं चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, इस टाइप का चलता था, तो ये गलत है। इसका सही आंसर था बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु संस्कृत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहरसील में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पदासन लगाए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंस है और पैर के चारों ओर एक हिरण, पैरों पर एक हिरण दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इनमें से कौन सी है? बताइए, इनमें से कौन सी विशेषता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या मोहनजोदड़ो की? ये विशेषता मोहनजोदड़ो की है, न कि सिंधु सभ्यता की, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कुछ स्थल दिए हुए हैं और कुछ खोज दिए हुए हैं। कालीबंगा से क्या खोज हुआ था? सोरतुगई से क्या हुआ था? लोथल से क्या हुआ था? आप बताइए दोनों के संबंध क्या हैं? तो इसमें देखा जाए तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत सही है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे मिला हुआ था। सोरतुगई नहरें यहाँ पे अफगानिस्तान में है, यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले थे। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में, ये आप जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया। तो इसकी सही आंसर होंगे डी। क्यों? क्योंकि कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ था। कालीबंगा है कहाँ? हरियाणा में। काली चूड़ियों से याद रखिएगा, कालीबंगा हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में, गलती हो गया, राजस्थान में कालीबंगा, तो वहाँ से जुते हुए खेत मिले थे। सोरतुगई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले थे। लोथल गुजरात में, यह बंदरगाह शहर था। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्न में से अंत्येष्टि विधि में किसका प्रयोग अभ्यास किया जाता था? ताबूतों में दफनाने की, दाह संस्कार, बर्तनों या मटकों में दफनाने की। तो सोच लीजिए इनमें से कौन सा सही है, बताइए। इनमें से सभी सही हैं, क्योंकि ताबूतों में दफनाने की विधि भी प्रचलित थी। तो एक सही हो गया, हड़प्पा संस्कृति में लकड़ी के ताबूतों में दफनाया जाता था। दाह संस्कार मोहनजोदड़ो में चलता था, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार दाह संस्कार चलता था। बर्तनों में दफनाने का सच ये लोथल में मिला हुआ, मटकों में दफनाया जाता था, तो लोथल ये रीजन था, तो इसलिए इसका सभी सही है, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हड़प्पा निवासी बृहत स्तर पर चावल की खेती करते थे। क्या हड़प्पा निवासी करते थे बृहत स्तर पर चावल की खेती? हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उपयोग करते थे। तीसरा है, हड़प्पा वासी दो भागों में विभाजित थे, एक दुर्ग दूसरा निचला शहर, तो तीसरा कथन सही है, तो एक कट गया। हड़प्पा वासी चावल का बृहत स्तर पर खेती नहीं करते थे, ये गलत दिया हुआ, इसलिए पहला कट गया। दूसरा देखा जाए तो ये नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे, ये सही है। 2 और 3 सही है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते, बृहत स्तर पर चावल, ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है, केवल साक्ष्य एक ही जगह मिला, वो भी लोथल। एक जगह से साक्ष्य मिले पर बृहत स्तर कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए गलत था। एक काटने पर डी भी कट गया, और ऐसे में हमें 3 तो पता ही था कन्फर्म है, और बी भी सही था, 2 अर्थात 2 में सही था, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पूजा इनमें से बताना हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है कौन सा? लिंग पूजा, पत्थरों की मोहरें, अश्व केंद्रित सभ्यता, चावल की खेती, इन कौन सी विशेषता हड़प्पा संस्कृति की है? तो बताइए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। लिंग पूजा हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी, पत्थरों की मोहरें ये भी इसी की विशेषता थी, चावल की खेती यहाँ पे की जाती थी हड़प्पा संस्कृति में। लेकिन अश्व केंद्रित सभ्यता जो थी हड़प्पा की विशेषता नहीं थी, मोहनजोदड़ो की विशेषता थी, तो ये सही है, अर्थात 3 गलत है, बाकी सब सही है। 1, 2, 4 सी इसका सही आंसर है। अश्व केंद्रित विशेषता हड़प्पा संस्कृति की नहीं थी, मोहनजोदड़ो की थी, तो इसका सही आंसर सही है सी इसका सही आंसर है, क्योंकि लिंग पूजा, पत्थरों की मोहरें और चावल की खेती हड़प्पा संस्कृति से सही संबंधित है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में कागेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो बताइए क्या ये सही है? तीसरा इनमें से सही पूछा हुआ है, हड़प्पा सही था या मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा का, न कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा नहीं। तो इसका सही आंसर है केवल एक सही आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मृत भांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ सपाट सजावट वाले दोनों तरह के मृत भांड पाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग के पारदर्शी परत का लेप होता था। यह लाल
गेरुआ फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से आता था। लाल गेरुआ जो था रंग, ये फारस की खाड़ी से आता था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? इनमें दोनों सही है। यहाँ सपाट एवं सजावटी दोनों प्रकार के मृदवान पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सजावटी बर्तन पर लाल गेरुआ रंग पारदर्शी का लेप होता था, पारदर्शी परत लेप होता था, जो कि फारस की खाड़ी से आता था। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। आप बताइए नीचे कमेंट करके कि फारस की खाड़ी को किस नाम से बुलाया जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उसके लेखों में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नीलम का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर नहीं था। जल दोहन प्रणाली हड़प्पा शहरों की विशेषता नहीं थी। बताइए इनमें से कौन सा सही है? क्या जल दोहन प्रणाली हड़प्पा शहरों की विशेषता नहीं थी? तो थी, गलत हो गया। दूसरा, बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, शहर था, ये भी गलत हो गया। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नीलम का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। लाजवर्द हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ से हम यह अंदाजा लगा सकते थे अफगानिस्तान से होता था। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। इसका आंसर सही है ए। सिंधु सभ्यता में धनाढ़ कठोर अवस्थित थे। धनाढ़ कठोर अवस्थित थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन और कालीबंगा में। दूसरा, हड़प्पा चंदोड़ो कालीबंगा में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो चंदोड़ो में। मोहनजोदड़ो धौलावीरा और चंदोड़ो में। धान्य कठोर कोठार, ये धान रखने के लिए जो जगह था उसको धान्य कोठार कहते हैं। तो बताइए कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था, हमने देखा है, हड़प्पा में था, कालीबंगा में भी था। तो इसका सही आंसर हुआ ए। ए करेक्ट आंसर है। जो जहाँ धान रखा जाता था उसको धान कोठार कहते हैं। तो वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा तीनों जगह पाया गया था। इसका सही आंसर है ए। आप इसको काटने के लिए और तरीका भी अपना सकते हैं। चंदोहड़ो तीनों जगह हैं, चंदोहड़ो से आप काट सकते थे, क्योंकि चंदोहड़ो यहाँ पे एक सजावटी वस्तु बनाई जाती थी, न कि यहाँ धान का कोठार पाया गया था। चंदोहड़ो। निम्नांकित में से हड़प्पाकालीन लक्षणों पर विचार कीजिए। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा, 3 युगल समाधियाँ सुरकोटदा और तिल तथा सरसों का ढेर रंगपुर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए 2 और 3 सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 3 युगल समाधियाँ जो थी लोथल की विशेषता है, और तिल और सरसों का ढेर बनावली से प्राप्त हुआ था। तो ये तीनों गलत हैं, 2 और 3 गलत है। इसका सही आंसर बी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।